नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नेपाल में आई तबाही का असर बिहार में दिख सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही थी और इसी को लेकर के मोतिहारी में भी अलर्ट पर प्रशासन की टीम थी। लेकिन आज राहत की खबर अभी ये सामने आ रही है कि गंडक नदी के जलस्तर में कमी देखी गई है। तो खबर आपको मोतिहारी से बता रहे हैं, जहां राहत की खबर है। अब चंपारण से होकर गुजरने वाली गंडक नदी के जलस्तर में कमी देखी जा रही है। लगातार जलस्तर में घटने से कम ही हो रहा है। वैसे स्थिति में लोगों के लिए राहत की बात यह है कि अब बाढ़ जैसी आपदा से लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। जिला प्रशासन ने केसरिया प्रखंड के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया था। तमाम लोगों ने निचला इलाका छोड़कर बांध और अन्य जगहों पर शरण लिया था। वैसे स्थिति में उन लोगों के लिए भी अब राहत की खबर है। नेपाल में हुए जल प्रलय के बाद पूर्वी चंपारण के कई प्रखंड को अलर्ट किया गया था, जिसमें केसरिया प्रखंड को भी अलर्ट किया गया था। और अभी हम केसरिया प्रखंड के 70 घाट पुल के पास है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गंडक नदी की तस्वीर है। गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी काफ़ी तेजी से हुई थी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि अब गंडक नदी के जलस्तर में अब घटोतरी हो रही है, अब उसमें कमी आ रही है। तो वैसी स्थिति में अब राहत की बात है। लगातार जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया था कि तमाम जो निचले इलाके में लोग हैं, देखिए ये निचला इलाका है, गंडक नदी का निचला इलाका है और दूर दूर तक जो घर दिख रहा है, वो तमाम लोगों को पहले ही अलर्ट किया गया था कि वे लोग ऊंचे स्थान पर चले जाएं, क्योंकि जो जिस तरह से नेपाल में जल प्रलय आया था, तो वैसी स्थिति में अनुमान था कि कई इलाकों में भयंकर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन राहत की बात रही कि बाढ़ जो है वो नहीं आ पाया और लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन अब एक और राहत की खबर है कि अब जो है गंडक नदी के जलस्तर में भी कमी आ रही है। केसरिया का ये इलाका है, केसरिया और संग्रामपुर और पहाड़पुर अरेराज, ये 4 प्रखंड को अलर्ट किया गया था। तो अभी हम केसरिया में है और केसरिया का ये 70 घाट पुल के पास का इलाका है। अमूमन इन इलाकों में काफ़ी संख्या में घर भी लोगों ने बनाया है, बांध के ठीक किनारे बनाया है। लेकिन अब राहत की खबर है क्योंकि जलस्तर में कमी आ रही है। खासतौर पर देखिए नेपाल में बाढ़ अभी टला नहीं है, नेपाल में अभी भी बाढ़ की आशंका है। तो इस स्थिति में नेपाल में भले ही अलर्ट है, लेकिन अब पूर्वी चंपारण के लिए राहत की खबर है क्योंकि अब जो है गंडक नदी के जलस्तर में कमी आ रही है। तो वैसी स्थिति में लोग अब परेशान नहीं होंगे। जिला प्रशासन ने लोगों को अलर्ट जरूर किया था, लेकिन अब ये राहत की खबर है कि अब बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। जो जल स्तर है उसमें अब कमी आ रही है। तो वैसी स्थिति में लोगों की परेशानी जो है वो अब खत्म हो गई है। अनिश कुमार, न्यूज 18 केसरिया, मोतिहारी। नेपाल में आई इस तबाही की वजह से सैलाब के साथ बड़े बड़े पेड़ भी बिहार की ओर बहते चले आ रहे हैं और जो लोग हैं वो इन देवदार के पेड़ों को, उनकी लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं, जो जरूरत के हिसाब से आने वाले समय में इसका इस्तेमाल करेंगे। जानकारी ये मिल रही है कि अब तक 5 क्विंटल देवदार पेड़ की लकड़ियों को यहाँ पर ग्रामीणों ने जमा किया है। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो नेपाल में जबरदस्त त्रासदी आई और उसका असर नेपाल में तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन इसी आपदा में भी अवसर तलाश लिए हैं वाल्मीकि नगर के कुछ लोगों ने। हम आपको गंडक नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं और जो नेपाल के रास्ते बराज से होते हुए बिहार की तरफ जाती है, लेकिन इसी पानी में बहते हुए बड़ी संख्या में, मतलब इस वक्त तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पे लकड़ियां इस पानी से ये लोगों ने छान कर और किनारे की ओर रखा है, जो देखने में आपको थोड़ा हैरान करेगा, क्योंकि अमूमन ये तस्वीर साल भर नहीं दिखती है। लेकिन इस त्रासदी में इतने बड़े पैमाने पर लकड़ी का मिलना यहाँ के लोगों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला। भैया इधर आइएगा जरा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान लाल है। अच्छा भगवान जी, ये कितना होगा अंदाजन, कितना क्विंटल? 5 क्विंटल। 5 क्विंटल? हाँ। कितने दिनों में इकट्ठा किया? कल से आज? हाँ, 3 दिन में। जो त्रासदी है उसके बाद? जी, उसके बाद आके लकड़ी इधर फंसा हुआ था, वही निकाले हैं हम लोग। तो क्या क्या लकड़ी है, कौन कौन सा? ये देवदार का लकड़ी है। देवदार। तो देखिए ये देवदार की लकड़ी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगभग 5 क्विंटल से ज्यादा लकड़ियां इन लोगों ने 2-3 दिनों में छान लिया गंडक नदी से।
और ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम रविंदर सहनी है सर। रविंद्र जी, ये 2-3 दिनों का ये छाना हुआ है? जी हाँ, 2-3 दिन का छाना हुआ है। और क्या क्या उधर से नदी से बहते हुए आया कुछ? देखिए सर, देखने में तो मतलब गाड़ी भी उधर से बहता हुआ आया है। रात में इंडिकेटर जल रहा था तो हम लोग देखे तो उससे अनुमान लगा कि गाड़ी है। अब उसके अंदर आदमी था कि नहीं था वो तो वहां जाने के बाद पता चलता, लेकिन ट्रक का टायर, उसके बाद से मान जाइए कि आदमी, मृत आदमी भी कितना लोग इस माह निकल गया है। उसके बाद से लकड़ी तो मैंने लकड़ी के पूछबे मत कीजिए, वो पलंग भी दहा है और भी बहुत सारा सामान दहा है। तो ये लकड़ियां तो काफी काम की हो गई नहीं? हाँ सर, तो ये सिर्फ जरावन का ही काम होता है। यहाँ से तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, बस जरावन आदमी छानता है और जरावन करता है। तो फिर भी कितना, 5 क्विंटल से मुझे तो ज्यादा लग रहा है। हो जाएगा, सूखने के बाद 5 क्विंटल हो जाना चाहिए। तो ये 3 दिनों में? हाँ, 3 दिनों में ये हुआ है। तो देखिए, नेपाल में आपदा आई और जाहिर तौर पे पूरा नेपाल इस वक्त शोकमग्न होगा, चूंकि कई लोगों की जान भी गई है। लेकिन उसी पानी की वजह से इतने बड़े बड़े पेड़ उखड़कर गंडक नदी के सहारे से नारायणी नदी, त्रिशूली नदी, जिसकी वजह से ये पूरी घटना घटी है। उसके बाद गंडक नदी के रास्ते ये बिहार में जा रही थी, तो जहां पे रास्ते में स्थानीय लोगों ने इसे छान लिया और लगभग 5 क्विंटल से ज्यादा की लकड़ियां इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर है वाल्मीकि नगर के पास, गंडक बराज के पास की तस्वीर, जहां पे इतने बड़े पैमाने पर ये लकड़ियां स्थानीय लोगों ने छाना है। कैमरामैन संत के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, वाल्मीकि नगर, गंडक बराज। तो नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ की वजह से बिहार के भी कुछ जिले अलर्ट पर रखे गए। एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारी की और इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जिले में भी अलर्ट किया गया था। लेकिन यहां राहत की खबर अभी ये है कि गंडक का जो जलस्तर है मुजफ्फरपुर जिले में भी, वो भी अभी कम दिख रहा है। गंडक के जलस्तर में खास बढ़ोतरी नहीं दिखी। ऐसे में फिलहाल खतरा टलता दिख रहा है। बराज से छोड़े गए करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी कई घंटों के बाद अब मुजफ्फरपुर तक पहुंच चुका है। सरैया प्रखंड में रेवा में गंडक की वर्तमान स्थिति सामान्य है। बाढ़ के बाद बिहार के कई जिले जो हैं वह हाई अलर्ट पे हैं और ऐसे में मुजफ्फरपुर में भी अब जो नारायणी गंडक है उसका पानी बढ़ने लगा है, क्योंकि वाल्मीकि बराज से 2 दिन पहले पानी छोड़ा गया और धीरे धीरे अब वह पानी जो है मुजफ्फरपुर तक पहुंच चुका है। और तस्वीर देखिए, हल्की बढ़ोतरी हुई है, हालांकि खतरनाक स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। बताया गया था कि जिस तरीके से जो नेपाल में विनाशकारी बाढ़ आई तो फिर भयावह स्थिति हो सकती थी। हालांकि इसको लेकर तमाम जिलों के जिलाधिकारी को अलर्ट मोड में रखा गया था और ऐसे में तमाम डीएम, एसएसपी जो है वह निगरानी कर रहे थे। और ऐसे में आज आप तस्वीर देखेंगे तो हल्की बढ़ोतरी जो हुई है, वाल्मीकि बराज से पानी जो छोड़ा गया है वह अब कई घंटों के बाद मुजफ्फरपुर के नारायणी गंडक तक पहुंच गया है और अब हल्की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो यह बढ़ोतरी अभी भी सामान्य है और इसमें जो है अभी कोई भी किसी तरह का खतरा जो है वह महसूस अभी लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग अलर्ट मोड में, स्थानीय लोग हैं। क्या स्थिति दिख रहा है? अब तो वाल्मीकि बराज का पानी भी मुजफ्फरपुर पहुंच गया है। कितना अंतर दिखा आप लोग को? पानी के यानी आज शाम से थोड़ा बढ़ोतरी देखा गया है, जो पानी बढ़ रहा है। अच्छा, बराज का पानी जो पहुंचा? हाँ, आप है संभावना है कि रात के समय में कुछ पानी और भी बढ़ेगा। इसके लिए प्रशासन पूरा अलर्ट है और कहीं भी प्रशासनिक। अच्छा, ये चिंता थी कि कई घंटे के बाद जो है पानी आएगी, तो पानी तो अब आई, लेकिन अभी की स्थिति से क्या लगता है कि स्थिति भयावह हो सकती है? नहीं, पानी जो है खतरा यानी टल गया है। खतरा अभी टला? हाँ, खतरा में नहीं। मेरा नाम मोहम्मद रहमतुल्लाह राय, जिला परिषद 14 सरैया, रतनपुर डीही, रतनपुर डीही है। क्या कहेंगे आप, यहाँ के स्थानीय हैं? अभी तो शाम से पानी कुछ बढ़ा है, उसका स्थिति अभी बहुत अच्छा है। इसके इतना पर टल जाएगा तो कोई खतरा का जरूरी नहीं है। इसके लिए प्रशासनिक पूरा व्यवस्था है, पूरा मुस्तैदी से गार्ड लोग भी देख रहे हैं, ग्रामीण भी उस स्तर से जांच देख रहे हैं। इसके लिए बाढ़ से अभी जिला प्रशासन पहले से जो है जी अलर्ट है। लोगों को माइकिंग करके भी अलर्ट किया जा रहा था। गांव को भी अलर्ट, जी गांव को भी माइकिंग से अलर्ट किया गया है। उसके लिए गांव भी एक तरफा बने के मौजूद
माइंडसेट देखो, लोग किए हुए किए हैं कि हुए वैसी हैं। स्थिति, हालांकि अभी तक की स्थिति में क्या लग रहा है? अभी के समान स्थिति है, बराज अभी का कोई- पानी भी आ गया जी, है, थोड़ा और सा बढ़ोतरी है, उसके स्थिति अभी खतरनाक ठीक है। स्थिति अभी नहीं है। नहीं क्या नाम है आपका? सोनू कुमार, वार्ड सदस्य ग्राम। चलिए, यहाँ के स्थानीय वार्ड सदस्य भी है और हम आपको रतनपुर डीही की तस्वीर दिखा दे। आप देखेंगे कि यह रतनपुर डीही बांध है जो सरैया प्रखंड में पड़ता है और ये नारायणी गंडक है जिसमें त्रिशूली नदी का पानी छोड़ा गया। तो उसके बाद यह पानी जैसे जैसे बराज का पानी वहां से छोड़ा गया है तो कई घंटों के बाद अब मुजफ्फरपुर तक पानी पहुंचा है, लेकिन अभी भी जो जल स्तर है वह बहुत भयावह नहीं है, हल्की फुल्की बढ़ोतरी हुई है। और आप तस्वीर देखिए कि लोग जो है वो अलर्ट हैं और नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, हालांकि जो गति है पानी की वह काफी तेज है। हालांकि सभी जगहों पर, क्योंकि ये मुजफ्फरपुर के 3 ऐसे अंचल है जो कि प्रभावित है, जिसमें मुजफ्फरपुर का सरैया है, पारू है और साहेबगंज है, और इन 3 अंचल के कुछ क्षेत्र जो हैं वह इस नदी में जलस्तर की बढ़ोतरी के बाद प्रभावित होते हैं। लेकिन फिलहाल की स्थिति देखकर अभी लोग राहत की सांस ले रहे हैं और कह रहे हैं कि फिलहाल खतरा टला हुआ है। हालांकि इसको लेकर जिला प्रशासन और स्थानीय लोग, तमाम लोग जो हैं वह अलर्ट मोड में हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अब इससे ज्यादा पानी न बढ़े और किसी तरह की भयावह स्थिति न हो। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको चीन से बताते हैं। चीन के सिचुआन इलाके में भूकंप से धरती हिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीन में रिक्टर स्केल पर 5.1 भूकंप की तीव्रता दर्ज की गई है। लोंगचांग शहर में धरती हिली है और देखिए इसका असर जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि तिब्बत के रास्ते ही फ्लैश फ्लड नेपाल में आई थी और अब क्योंकि चीन के सिचुआन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं तो इसका असर भी देखने को मिल सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको चाइना से बता रहे हैं, चीन के सिचुआन में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और इसी बीच आपको अगली बड़ी खबर हाजीपुर से बताते हैं, जहां स्वर्ण व्यवसायी की हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक स्वर्ण कारोबारी को गोलियां मारी गई हैं। अपराधियों ने 3 गोली मारी। दुकान बंद करके वो घर लौट रहे थे, उसी वक्त घटना को अंजाम दिया गया है। कल देर शाम हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। तीसीओता के बिंदी चौक के पास की घटना बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक स्वर्ण कारोबारी का नाम विशाल कुमार सोनी बताया जा रहा है, जिनकी उम्र करीब 32 साल थी। वो अपना दुकान बंद करके पैदल ही अपने घर जा रहे थे। घर से महज 500 मीटर दूरी पर ही उनकी हत्या कर दी गई। घात लगाए अपराधियों ने गोली मारी है और अस्पताल ले जाने के पहले ही उनकी मौत हो गई है। लूट के दौरान हत्या की आशंका जताई जा रही है। और इस बीच आपको राजधानी पटना से बड़ी खबर बताते हैं, जहां शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। टीआरई 4 में सीटों की संख्या बढ़ी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 पर शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है, जिसमें उन्होंने बताया कि संगीत के विषय में 111 सीटें बढ़ाई गई और सीटों की संख्या अब बढ़कर 33,385 हो गई है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के भी उनसे सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया है कि ट्रांसफर की लिस्ट जल्द ही जारी की जाएगी। तो टीआरई 4 में बढ़ी सीटों की संख्या, बड़ा बयान शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने घोषणा की है, जिसमें उन्होंने बताया कि संगीत के विषय में 111 सीटें बढ़ाई गई और अब ये आंकड़ा जो है 33,385 हो गया। क्या अब आज रक्षाबंधन उनको ठीक से मना लेने दीजिए, आज कहना उचित नहीं होगा, लेकिन बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। अच्छा, ये ट्रांसफर वाला जो है सर, चूंकि सितंबर में आपने कहा है कि जनरल ट्रांसफर भी करेंगे, ये जो ऑप्शन दिया गया था, टीचर से मांगा गया था, क्या आप ये भी तो आप फीडबैक लिए हुए हैं कि कितने % टीचर को ऑप्शन मिल रहा है या ऑप्शन से बाहर भी आप दे रहे हैं? तो मैंने अभी आपको कहा ना कि लगभग 37,000 शिक्षक ऐसे हैं जो जहां चाहते हैं वहीं उनका हो रहा है स्वतः। तो हमारा जो ये 73,000 का आंकड़ा है, तो 37,000 तो आराम से चला जा रहा है, मतलब 50% से अब 50% से अब।
और बाकी के लिए हमने कहा है, बाकी के लिए मतलब बहुत सारे ऑप्शन में भी आएंगे। 30 ऑप्शन दिया है उन्होंने, तो उसमें मैंने ये 37,000 कहा जो 1 to 5 ऑप्शन वाले शिक्षक हैं। अच्छा। और बाकी के लिए मैंने कहा कि उनका भी हो जाएगा। और साथ ही साथ हमने अपने अधिकारियों को कहा है कि वैसे शिक्षक जिनका मान लीजिए कि ऑप्शन जो दिया है और उस पर नहीं हो पा रहा हो, वैकेंसी नहीं मिल पा रही हो, उनसे बातचीत करके उनके लिए कोई सुटेबल जगह की खोज करके, और चूंकि इस ट्रांसफ़र का नाम ही ऐच्छिक ट्रांसफ़र है तो जबरिया ट्रांसफ़र नहीं करना है। एक और सवाल कि चूंकि 5 साल को लेकर एक र्यूमर भी उड़ा हुआ है कि 5 साल जो एक जगह रह गए उनका भी ट्रांसफर हो जाएगा, एक तरह से अपने ब्लॉक में है उनको भी हटाया जा रहा है, तो ये सब भी मैंने अभी आपको कहा ना कि जबरिया ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन कानून तो कानून है। जब नियम कानून बन गया, हमारे सभी शिक्षक बहुत ही विद्वान हैं और उन्हें ये मालूम है कि नैतिकता का तकाजा क्या है। वो अपने लिए अच्छे संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश, पहले सरकार ने एकल परीक्षा की मांग मानी और अब सीटों की संख्या बढ़ाने की घोषणा भी की गई है, तो इसे क्या समझा जाए? ये सरकार की दरियादिली है या फिर छात्रों की बात मानने की मजबूरी? देखिए, लगभग 10 लाख एपीआर इस बार होने वाले हैं। ये सच है कि टीआरई 4 की वैकेंसी काफी देर से निकली है। और बता दें आपको कि तीसरी बार शिक्षा विभाग ने अब अधियाचना भेजने की तैयारी शुरू कर दी है और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में घोषणा की है कि कुल 111 जो सीटें हैं और बढ़ाई जा रही है, जिसमें 9-10 क्लास के संगीत विषय के शिक्षक हैं जो जिनको मौका मिल रहा अभ्यर्थियों को। तो कुल मिलाकर ये कहें कि अब 33,000 से अधिक सीटों की संख्या बढ़ जाएगी और जो विज्ञापन जारी हुई है उसमें सीटों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। तो एक बड़ा फैसला लिया गया है। पहले एकल परीक्षा की मांग जो है पूरी हुई है और सीटों की संख्या बढ़ी है। तो कुल मिलाकर अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है और संगीत विषय के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें राहत मिली है। दूसरी बड़ी बात है कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का जो एक तरह से इंतजार हो रहा है, उनके लिए भी बड़ी खबर सामने आई है कि लगभग सूची तैयार कर ली गई है। सॉफ्टवेयर के जरिए जो है ये सूची जारी की जाएगी। बता दें आपको, सरप्लस और म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर लोग इंतजार कर रहे हैं। लगभग 73,000 आवेदन आए थे, जिसमें 37,000 शिक्षकों को चॉइस मिल गया है, यानी 1 to 5 ऑप्शन के आधार पर उनका ट्रांसफर हो रहा है। और बाकी जो बचे हुए टीचर हैं उनको 1 से 30 ऑप्शन में चॉइस मिला है। इसके अलावा 17 सितंबर से सामान्य ट्रांसफर की प्रक्रिया के लिए आवेदन लिए जाएंगे, जिसमें HT, HM के साथ जो शिक्षक हैं सामान्य ट्रांसफर में आवेदन कर सकेंगे। तो एक प्रारूप जो तैयार किया गया था, जो गाइडलाइन जारी किया गया था, उसको फुलफिल करने के लिए शिक्षा विभाग लगातार तैयार है और इन्होंने साफ कहा है कि क्वालिटी एजुकेशन से कोई समझौता नहीं है और सरकार सभी मांगे पूर्ण कर रही है। ऐसे में शिक्षकों से भी उम्मीद है कि वो पूरी तरह से क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करें और पैसे की कोई कमी नहीं है शिक्षा विभाग में। बहाली हो चाहे कोई भी काम हो, वो लटकने वाला नहीं है। यानी लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर ही भरोसा दिया है। कंप्यूटर टीचर की ही बहाली होगी इसी साल, इन्होंने भरोसा दिया है कि इसको लेकर भी तैयारी शुरू हो गई है। और टीचर ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो इसी महीने में देखने को मिलेगी। इस महीने के 31 अगस्त तक लिस्ट जारी हो सकती है। जी ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। देखिए, पहले तो रजनीश जी आपके माध्यम से बिहार और देश की सभी बहनों को मैं रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ में हमारे विद्यालय में पढ़ने वाली जितनी भी बच्चियां हैं वो भी हमारी बेटी और बहन ही है। उनका उज्जवल भविष्य हो, उसकी मैं आज कामना भी करता हूं और मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं बतौर शिक्षा मंत्री उनके लिए जो जरूरी होगा वो सब कदम उठाएंगे ताकि उनका दामन खुशियों से भर जाए। साथ ही हमने कल अपने डिपार्टमेंट की पूरी समीक्षा की और समीक्षा में हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसमें एक निर्णय बहुत ही चौंकाने वाला निर्णय बिहार के लोगों को लगेगा, लेकिन हमने चिंतन से परिवर्तन और रिफॉर्म से परफॉर्म, ये जो 2 विषय हमारे मन में था उसे हमने लागू किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा के बाद हमने कल अपने डिपार्टमेंट में इसको लेकर के निर्णय ले लिया है कि अब बिहार के चाहे वो मैट्रिक का मार्कशीट होगा या फिर इंटर का होगा
किसी भी परीक्षा में फेल शब्द अब नजर नहीं आएगा। हो सकता है हमारे ही बच्चे हैं, किसी कारण से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके सर्टिफिकेट पर लिखा रहेगा एलिजिबल फॉर ए स्किल एंड बी बॉस। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी, जिसमें सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि TRE 4 में एकल परीक्षा ही होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि छात्रों के हित के लिए 10 अहम फैसले भी किए गए हैं। तो सीएम सम्राट चौधरी ने पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। और आपको बता दें कि इस बार एक ही चरण में TRE 4 की परीक्षा ली जाएगी। सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि छात्रों की मांगों पर सरकार ने 10 अहम फैसले लिए हैं। परीक्षा सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन और पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में यह समिति बनाई जाएगी। छात्रों की परीक्षा संबंधी शिकायतों की भी सुनवाई होगी। साथ ही विद्यार्थी सहयोग पोर्टल और विद्यार्थी सहयोग शिविर भी शुरू किए जाएंगे। छात्रों की शिकायतों का 30 दिन में ही समाधान होगा। छात्रों के हित और भविष्य को लेकर सरकार का ये बड़ा कदम है। और अब बात करते हैं भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन की। देश भर में धूमधाम के साथ आज रक्षाबंधन का ये त्योहार मनाया जा रहा है, जहां बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसके मंगलमय की कामना कर रही हैं, उनके दीर्घायु होने की कामना कर रही हैं। तो वहीं भाई भी अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प ले रहा है। और आपको बता दें कि आज इसे लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को बधाई दी। रक्षाबंधन के मौके पर बाजारों में भी खास रौनक देखने को मिल रही है। रंग बिरंगी राखियां, मिठाइयां, उपहार की दुकान पर लोगों की भीड़ है। दूर दराज रहने वाले भाई बहन भी इस दिन एक दूसरे से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। बचपन की छोटी छोटी नोकझोंक हो या जिंदगी के मुश्किल दौर, भाई बहन का रिश्ता हर पड़ाव पर अपनी खास मिठास बनाए रखता है। इसी भाव के साथ देश भर में आज रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी छात्राओं से अपनी कलाई पर राखी बंधवाई है और सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं अपने आवास पर ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राखी बंधवाई है। राजनाथ सिंह ने छात्राओं को गिफ्ट भी दिए हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। ये पोस्ट भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपनी पिक्चर भी शेयर की है। एक्स पर उन्होंने लिखा, आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मेरी बहनों ने स्नेह और आशीर्वाद से मेरी कलाई पर राखी बांधी। ईश्वर से कामना है कि हमारी सभी बहनों के जीवन सुख, शांति, समृद्धि और खुशियां सदैव बनी रहे। रक्षाबंधन की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को दी और इसके साथ ही उन्होंने भी राखी बंधवाई है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर अपनी बहन से राखी बंधवाई और देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। ये तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के हाथों पर उनकी बहन कल राखी बांध रही हैं।
वहीं इस पावन पर्व को जेल में भी त्योहार के तौर पर मनाया गया है, जहां पर बहनों ने राखियां बांधी हैं और एक भावुक कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई, जहां कैदी भाइयों को राखी बांधने के लिए बहनें पहुंची हुई हैं। तो जेल में रक्षाबंधन का ये भावुक नज़ारा देखने को मिला है। राखी बांधने के लिए लाइन में बहनें खड़ी हैं और कैदी भाइयों को राखी बांध रही हैं। इसीलिए आए राखी बांधने के लिए, कोई शौक से थोड़ी आता है। भाई को राखी बांधते समय आपके मन में सबसे पहली भावना क्या जाएगी? भावना यही आया कि मेरा भाई अभी घर में होता तो हम घर ही में बांधते, यहाँ आने की क्या जरूरत था, और क्या। क्या आपको उम्मीद है कि अगली राखी आप अपने भाई के साथ घर पर मनाएंगे? बहुत खुशी हो कि मेरा भाई जल्दी बाहर आ जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।